मूवी की शुरुआत में हमें एक न्यूज़ दिखाई जाती है कि दिमित्री और आर्कटिक ब्लाउ नाम के दो भाई रशिया के स्टेट सकोविया में आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। दिमित्री एक पॉलिटिकल लीडर है और आर्कटिक एक जनरल। सकोविया की जनता दिमित्री को बहुत सपोर्ट करती है और आर्कटिक ने रशिया मिलिट्री की नाक में दम कर रखा है। हर तरफ तबाही, बर्बादी और मौत का मंजर है। एक सर्जिकल स्ट्राइक में दिमित्री को मार दिया जाता है और उसी दिन आर्कटिक को पकड़ लिया जाता है और ये लड़ाई ख़त्म हो जाती है। अब इसके 17 साल बाद आगे की कहानी की शुरुआत होती है। हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोगों ने एक आदमी को उल्टा टांग रखा है। ये आर्केडी के लोग हैं। आर्केडी अब आज़ाद हो चुका है। आर्केडी उस आदमी को टॉर्चर करके पूछता है कि मुझे मालूम है मेरा भाई एयर स्ट्राइक में नहीं मरा था, अब बता भी दो वह कहाँ है। वह आदमी दिमित्री का पता बता देता है। इसके बाद हम लंदन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूएसए मिलिट्री सोल्जर माइक लंदन आया हुआ था। टैक्सी ड्राइवर के पूछने पर माइक बताता है कि वह लंदन अपने बेस्ट फ्रेंड की फैमिली से मिलने आया है। मैं और मेरे दोस्त वॉर में लड़े थे लेकिन वह मारा गया था। जिसके बाद हमें माँ बेटी दिखाई जाती हैं। माँ का नाम रिचर्ड है, बेटी का नाम डैनी। दरअसल यह फैमिली माइक के वॉर बडी फ्रेंड की थी। डैनी को घर से ना निकलने की पनिशमेंट मिली थी। इसकी वजह यह है कि डैनी गलत संगत में पड़ गई है। डैनी चुपके से निकलकर खिड़की से भागने की कोशिश करती है कि तभी पीछे से माइक आ जाता है। वह दोनों मिलकर बहुत खुश होते हैं। माइक डैनी को फुटबॉल की 2 टिकट दिखाकर बोलता है कि तुम्हें फ़ुटबॉल देखना पसंद है ना, लेकिन डैनी बताती है कि मैं नहीं जा सकती क्योंकि मुझे घर में ही रहने की पनिशमेंट मिली है। माइक समझ जाता है कि इसलिए डैनी खिड़की से भाग रही थी। माइक एक बार के अंदर जाकर रिचेल से मिलता है। ये बार रिचेल ही चलाती है। रिचेल माइक से कहती है कि तुम्हें बार बार आधी दुनिया पार करके यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, हम अपना ख्याल रख सकते हैं। तो माइक भी अपने दोस्त को याद करते हुए बोलता है कि उसके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। माइक डैनी को मैच दिखाने के लिए रिचेल से परमिशन मांगता है, जिसके बाद रिचेल मान जाती है। इसके बाद हमें वास्ट हार्म स्टेडियम दिखाया जाता है जहां पर फुटबॉल का मैच होने जा रहा है। माइक और डैनी भी स्टेडियम तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद हमें आर्केडी और उसके लोग दिखाए जाते हैं जो सीक्रेटली स्टेडियम तक पहुंच चुके हैं। वहीं डैनी अपने डैड को याद करके काफ़ी सैड होती है क्योंकि उसके डैड को फ़ुटबॉल बहुत पसंद था और उन्होंने डैनी को फ़ुटबॉल मैच दिखाने का वादा भी किया था। माइक डैनी को तसल्ली देता है कि तुम्हारे डैड एक हीरो थे। दरअसल डैनी के फादर की डेथ एक मिशन पर माइक को बचाने के चक्कर में हुई थी। माइक फिर डैनी के लिए हॉट डॉग लेने जाता है और तभी डैनी को उसके बॉयफ्रेंड का मैसेज आता है कि मेरे पास आ जाओ। माइक हॉट डॉग ले रहा होता है तो उसे एक आदमी पर शक होता है और उस आदमी का नाम विक्टर है। उसके बाद विक्टर स्टेडियम की सिक्योरिटी को हैक करके स्टेडियम की लाइट काट देता है और स्टेडियम कैमरे से छेड़छाड़ करके फ़ोटोज़ को रिवाइंड कर देता है और लाइट जाने की वजह से किसी को कुछ पता नहीं चल पाता। जब लाइट वापस आती है तब विक्टर अपना काम कर चुका होता है। दरअसल में विक्टर आर्केडी का आदमी था। उसके बाद आर्केडी और उसके लोग सिक्योरिटी रूम तक पहुंचकर उसे अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। आर्केडी स्टेडियम के सिक्योरिटी कमांडर स्टीफन थॉमसन से कहता है कि यह रूम अब हमारे कंट्रोल में है, तुम वही करोगे जैसा हम कहेंगे। मगर थॉमसन ऐसा करने से मना कर देता है। आर्केडी उसकी फैमिली की पिक्चर दिखाकर कहता है कि मेरी बात मान जाओ वरना तुम्हारी फैमिली को ऊपर पहुंचा दूंगा, जिससे डर के थॉमसन मान जाता है। वहीं विक्टर अपने कंप्यूटर से बाहर जाने वाले सारे गेट बंद कर देता है। वहीं माइक को डैनी अपनी सीट पर नहीं दिखती क्योंकि डैनी अपने बॉयफ्रेंड ब्रैंडन के पास जा चुकी है और वह माइक का कॉल भी नहीं पिक कर रही थी। पर जब माइक डैनी को दोबारा कॉल लगाता है तो मोबाइल के नेटवर्क चले जाते हैं। असल में आर्केडी ने सिटी के सारे मोबाइल नेटवर्क उड़वा दिए थे। अब यहाँ मौजूद सभी लोग नेटवर्क जाने की वजह से परेशान हैं। अब माइक को शक होने लगा है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। आर्केडी विक्टर से कंप्यूटर का इस्तेमाल करके दिमित्री को ढूंढने के लिए कहता है तो विक्टर फाइंडिंग ऐप का इस्तेमाल करके दिमित्री को ढूंढने लगता है। इसके बाद माइक फैज़ल नाम के एक सिक्योरिटी गार्ड से डैनी को ढूंढने में हेल्प मांगता है। फैज़ल अपने वॉकी टॉकी से कंट्रोल रूम से कनेक्ट करके डैनी का हुलिया बताकर डैनी को ढूंढने के लिए कहता है, जिस पर आर्केडी कोई भी ध्यान नहीं देता। जब कंट्रोल रूम से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो फैज़ल माइक को कंट्रोल रूम की तरफ ले जाता है। मगर कंट्रोल रूम की लिफ्ट के बाहर आर्केडी के आदमी खड़ा था जिसका नाम आंद्रे होता है। फैज़ल कहता है कि तुम कौन हो, यहाँ तो रोन नाम के आदमी की ड्यूटी है
जब ये लोग लिफ्ट से ऊपर जा रहे होते हैं तो माइक को पता चल जाता है कि यह आदमी आतंकवादी है। तो माइक उसकी तुड़ाई करके उसी की गन से उसे ठोक देता है। फैज़ल अब काफ़ी डरा हुआ है कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। तो माइक बोलता है कि पहले फ़ोन के नेटवर्क चले गए, फिर स्टेडियम के बाहर जाने वाले गेट बंद हो गए। तो ऑब्वियसली बात है कि किसी ने स्टेडियम को अपने कंट्रोल में ले लिया है। फिर यह दोनों आंद्रे की बॉडी को ठिकाने लगा देते हैं। माइक को आंद्रे के बैग से C4 मिलता है जिससे बम बनाए जाते हैं। माइक समझ जाता है कि यहाँ कुछ बड़ा होने वाला है, तो माइक वॉकी टॉकी को रीसेट करके पुलिस की फ्रिक्वेंसी पर बात करने की कोशिश करता है और वो स्टेडियम के हालात बताता है। तो पुलिस के ऑपरेटर यह सब अपने बॉस डैनियल को बताते हैं। तो स्टेडियम के कमांडर स्टीफन थॉमसन से स्टेटस पूछता है, मगर उसे तो आर्केडी ने धमकी दे रखी थी। तो स्टीफन झूठ बोल देता है कि स्टेडियम में सब कुछ ठीक है। तो डैनियल माइक को कांटेक्ट करके बताता है कि मजाक करना बंद करो, और फिर डैनियल फ़ोन काट देता है। वहीं दूसरी तरफ आर्केडी को पता चल जाता है कि किसी ने उसके आदमियों को मार दिया है। तो वह अपने सभी साथियों के स्टेटस रिपोर्ट मांगने लगता है। जिस आदमी को माइक ने मारा था वह रिपोर्ट नहीं करता। तो आर्केडी अपने सभी आदमियों को चेक करने भेजता है। तो जब आर्केडी के आदमियों को आंद्रे की डेड बॉडी मिलती है जिसका सिक्योरिटी एक्सेस कार्ड मिसिंग था, तो आर्केडी आंद्रे के एक्सेस कार्ड की लोकेशन चेक करवाता है। तो कंप्यूटर से माइक व फैज़ल को किचन में लॉक कर देता है। अब वह किचन में फंस चुके हैं। तो माइक फैज़ल को एक छोटी सी लिफ्ट से दूसरे रूम के लिए निकाल देता है और उसी वक्त आर्केडी के दो आदमी विलेट और एंटोन भी किचन तक पहुंच जाते हैं। मगर माइक एंटोन के पीछे से आकर चिकन तंदूरी बना देता है और फिर माइक भी विलेट से ज़बरदस्त फाइट होती है। विलेट माइक की खूब पिटाई करता है, मगर माइक जैसे तैसे करके विलेट को मार देता है। दूसरी तरफ आर्केडी विलेट से रिपोर्ट मांगता है तो उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता। जब तानिया नाम की लेडी जल्दी से चेक करने जाती है, वह विलेट की डेड बॉडी देखकर काफ़ी गुस्सा होती है क्योंकि विलेट उसका बॉयफ्रेंड था। वहीं दूसरी तरफ माइक एंटोन बॉडी को स्टेडियम के ऊपर से नीचे फेंक देता है, जिससे थोड़ी ही देर में बाहर पुलिस आ जाती है। तभी डैनियल माइक को कांटेक्ट करके कहता है कि मुझे तुम्हारी बात पर यकीन हो गया है, अब बताओ कि अंदर क्या सिचुएशन है। तो माइक उसे सारा मैटर बता देता है जो उसे पता है। वहीं कंट्रोल रूम में विक्टर को दिमित्री कहीं नहीं मिलता। तो विक्टर बोलता है कि शायद दिमित्री ने चेहरे की सर्जरी करवा रखी है। आर्केडी एक आदमी को लेकर स्टूडियो तक पहुंच जाता है और पेपर पर लिखी बात बोलने को कहता है। तो आदमी इसे पढ़ना स्टार्ट कर देता है, जिसमें लिखा था, हमने स्टेडियम के गेट पर C4 बॉम्ब लगा दिए हैं। हमें 90 मिनट के अंदर दिमित्री बिलाउ चाहिए, वरना हम इस स्टेडियम को उड़ा देंगे। इसके साथ यहाँ 35,000 लोगों को भी, अब सोच लो, 35,000 लोगों की ज़िंदगी ये दिमित्री बिलाउ। उसके बाद आर्केडी यहाँ सभी न्यूज़ वालों को मार देता है, यह दिखाने के लिए कि वह कितना सीरियस है। यह न्यूज़ पुलिस वाले और रिचर्ड भी देख रहे होती है। सभी लोग यह न्यूज़ देखकर घबरा जाते हैं। असल में स्टेडियम में जो कुछ भी हो रहा है बाहर के लोगों भी उसे देख सकते हैं, मगर स्टेडियम के अंदर वाले लोगों को बाहर की कोई खबर नहीं है क्योंकि उनके फ़ोन सिग्नल जा चुके हैं। और इसी वक्त डैनियल स्ट्राइक कंट्रोल रूम से कांटेक्ट करके आर्केडी से नेगोशिएट करता है, मगर आर्केडी डिमांड उसका भाई दिमित्री बिलाउ है। इसके बाद अजत शो भी यहाँ आ जाता है। अजत शो एंटोन की बॉडी देखकर उसे पहचान लेता है। वो डैनी स्टील को बताता है कि 20 साल पहले दिमित्री और उसके भाई आर्केडी ने आज़ादी के लिए लड़ाई छेड़ी थी, मगर 1999 में दिमित्री को मृत घोषित कर दिया गया क्योंकि यह आज़ादी की लड़ाई दिमित्री से आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। तो उसने हमारे साथ मिलकर अपनी मौत का नाटक किया। फिर उसकी प्लास्टिक सर्जरी हुई, जिसके बाद दिमित्री लंदन शिफ्ट होकर रहने लगा। दिमित्री का भाई आर्केडी कुछ टाइम पहले ही आज़ाद हुआ है और उसे इस बात की भनक लग गई है कि दिमित्री जिंदा है और आज का एक्सीडेंट उसे ही ढूंढने के लिए हो रहा है। हम दिमित्री की आइडेंटिटी आर्केडी को पता नहीं लगने दे सकते। अगर आर्केडी ने दिमित्री को लाइव टीवी के सामने मार दिया तो सकोविया में दंगे फसाद हो जाएंगे, लाखों लोग इस दंगे में मारे जाएंगे। विक्टर माइक के बारे में पता लगा लेता है कि माइक का पूरा नाम माइक नॉक्स है और वो एक लड़की के साथ स्टेडियम में आया हुआ है और लड़की का नाम डैनी है, जो एक बिगड़ी हुई लड़की है। उस पर 2 केस भी चल रहे हैं। तो आर्केडी लाउड स्पीकर पर अनाउंस्ड कर देता है, बोलता है कि डैनी तुम जहाँ भी हो गेट नंबर 1 पर आ जाओ। और ऐसा सुनकर माइक घबरा जाता है। डैनी अपनी सीट से उठकर गेट नंबर 1 की तरफ जाती है
तो माइक उसका पीछा करता है, मगर आर्केडी स्टीफन को फोर्स करता है। स्टेडियम में मौजूद पुलिस वालों से कहता है कि माइक को पकड़ लो, और पुलिस वाले ऐसा ही करते हैं। तभी डैनी के पास आर्केडी के लोग पहुंच जाते हैं। इसी समय फैज़ल डैनी तक पहुंचे उसे फ्लैग के नीचे से बचा ले जाता है। वहीं कंट्रोल रूम में आर्केडी स्टीवन को मार देता है, यह कहकर कि तुम किसी काम के नहीं हो। तो फैज़ल डैनी को छुपते छुपाते माइक तक ले जाता है, मगर जब वो लोग बाहर की ओर जा रहे होते हैं तो उन्हें वहाँ C4 लगे हुए मिलते हैं, जिसके बारे में माइक डैनियल स्टार को रिपोर्ट करता है। फिर ये लोग प्लान बनाते हैं कि इस केस को कैसे हैंडल किया जाए। तो माइक एक आइडिया देता है कि तुम मुझे दिमित्री की लोकेशन दे दो, मैं उसे स्टेडियम के ऊपर तक लेकर जाऊंगा, मगर तुम्हें डैनी को सेफली बाहर निकालना होगा। एजेंट शो माइक को दिमित्री का सीट नंबर बता देता है। तो फैज़ल माइक को स्टेडियम का ब्लूप्रिंट दिखाकर बताता है कि आपको इस रूट से जाना होगा, और दूसरे रास्ते से डैनी को लेकर जाता है। इसके बाद हमें दिमित्री बिलाव दिखाया जाता है, जो कि मस्त बैठकर मैच देख रहा होता है। विक्टर स्क्रीन पर माइक को ढूंढ लेता है और आर्केडी को अंदाज़ा हो जाता है कि माइक दिमित्री की तरफ जा रहा है, तो वह अपने आदमियों को उसकी तरफ भेजता है। तो माइक बाइक लेकर भागने लगता है और टिटेनिया वगैरह उसका पीछा करते हैं। माइक टिटेनिया से बचते हुए दिमित्री तक पहुंच जाता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, और यह सीन आर्केडी भी स्क्रीन पर देख लेता है। वहीं दूसरी तरफ टिटेनिया फैज़ल और डैनी तक पहुंच जाती है। फैज़ल को पीटकर डैनी को अपने साथ ले जाती है, और जब माइक दिमित्री को अपने साथ ले जा रहा होता है तभी वहां पर आर्केडी के गुंडे आ जाते हैं और इन पर फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। पर माइक भी काफ़ी चालू था। वो आंद्रा के बैग से C4 को लगाकर उसमें गोली मार देता है, जिसके धमाके से वह गुंडे मर जाते हैं। माइक दिमित्री को स्टेडियम के ऊपर ले जाता है, जहां पर एजेंट शो का हेलीकॉप्टर आ चुका था, मगर फैज़ल और डैनी का कोई भी पता नहीं था। तो माइक फैज़ल को कांटेक्ट करता है, मगर इस रेडियो फ्रेक्वेंसी पर जवाब आता है कि अंकल माइक, तुम्हारी भतीजी मेरे कब्जे में है। वो बहुत बुरी मौत मारी जाएगी अगर तुमने दिमित्री बिलाव को मेरे हवाले नहीं किया। ऐसा सुनकर एजेंट शो माइक पर गोली चलवा देता है, क्योंकि वो दिमित्री को आर्केडी के हाथ में नहीं देना चाहता था। मगर माइक और दिमित्री को कोई भी गोली नहीं लगती और वे भागने में कामयाब हो जाते हैं। जब हेलीकॉप्टर बाहर लैंड करता है तो एजेंट शो पुलिस वालों पर काफ़ी भड़कता है कि तुमने जानबूझकर उन पर गोली नहीं चलाई। तो डैनियल स्ट्रीट एजेंट शो को पंच मार के कहता है कि यह पंच तुम्हारी बेवकूफ़ी के लिए है, क्योंकि ये लोग तुमसे ऑर्डर नहीं लेते और यहाँ मौजूद 35,000 जिंदगियाँ या दाव पर लगी हैं, तो अपना मुंह बंद रखो। वहीं कंट्रोल रूम में टिटेनिया डैनी के फेस को काट कर उसे टॉर्चर करने लगती है और आर्केडी की चीख माइक को रेडियो पर सुनाती है। माइक काफ़ी दुखी हो जाता है और माइक आर्केडी की डील मान जाता है और अब डैनी के बदले दिमित्री को देने के लिए तैयार हो जाता है। तो आर्केडी डैनी को ऊपर ले जाने लगता है जहां डील होनी है। आर्केडी डैनी को दूसरी तरफ भेज देता है, मगर माइक एक चालाकी करता है। वो दिमित्री को भेजने की बजाय खुद ही आर्केडी की तरफ चल देता है। हाईलाइट की वजह से आर्केडी माइक को पहचान नहीं पाता, तो माइक इसका फ़ायदा उठाकर कई लोगों को मार देता है और इसी वक्त पीछे से डैनियल स्ट्रीट हेलीकॉप्टर लेकर आके कई गुंडों को मार देते हैं। माइक आर्केडी को पीट पीट कर उसे C4 बम का ट्रिगर छीन लेता है, मगर टिटेनिया यह आकर माइक से भिड़ जाती है, जिसका फ़ायदा उठाकर आर्केडी यहाँ से भाग निकलता है और वो दिमित्री और डैनी का पीछा करता है, मगर विक्टर दिमित्री और डैनी को पकड़ लेता है। वहीं माइक और टिटेनिया लड़ाई करते करते नीचे गिर जाते हैं, जिसमें एक रॉड टिटेनिया के पेट के आर पार हो जाती है और टिटेनिया मरते मरते बोलती है, बॉम्ब टिगर जैसी कोई भी चीज़ नहीं है और कुछ ही देर में यहाँ सब तबाह हो जाएगा। अब सिर्फ 8 मिनट 25 सेकंड ही बचे थे। विक्टर डैनी और दिमित्री को आर्केडी के पास ले जाता है। आर्केडी दिमित्री के गले लगकर बोलता है, भाई अब सकोविया में आज़ादी की लड़ाई शुरू होगी, मगर दिमित्री मना कर देता है कि अब कोई भी लड़ाई नहीं होगी। इतना कहकर दिमित्री खुद को शूट कर लेता है। यह देखकर आर्केडी बहुत गुस्सा होता है। इस फ्रस्ट्रेशन में वह विक्टर को ही भून देता है। वहीं माइक फैज़ल से सभी लोगों को सिटिंग स्टैंड से हटवाने के लिए कहता है, क्योंकि बम फटने में अब सिर्फ 4 मिनट ही बचे थे। तभी बड़ी स्क्रीन पर एक वीडियो चालू हो जाता है, जिसमें आर्केडी के पास डैनी थी। भड़काऊ स्पीच देने के बाद आर्केडी बड़ा सा ब्लास्ट करता है, जिसमें स्टेडियम का काफ़ी हिस्सा उड़ जाता है। पुलिस वाले गेट को तोड़कर लोगों को बाहर निकालने लगते हैं।
और इसका फ़ायदा उठाकर माइक आर्केडी को ठोक देता है। अब आर्केडी और उसके रेवोल्यूशन का दी एंड हो चुका था। माइक, डैनी और फैजल सब सेफ हैं। रिचेल भी डैनी को ढूंढते हुए यहाँ आ जाती है। आखिर एक माँ जो है। इसी के साथ यह फाइनल स्कोर फाइनल एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।